अभी और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां राजधानी में 2 दिन रहेगा जल संकट। 70 से ज्यादा इलाके में वाटर सप्लाई रहेगी बंद। मनुआ भान में पाइपलाइन में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। प्रभावित इलाकों में टैंकर के जरिए वाटर की सप्लाई की जाएगी। नगर निगम की टीम प्रभावित इलाकों में पानी पहुंचाएगी। तो आप ये देखिए कि एक व्यवस्था की गई है, जिन जिन इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी वहां पर निगम की टीम पानी पहुंचाएगी टैंकर के माध्यम से। राजधानी में 2 दिन जल संकट गहराएगा और 70 से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी, वाटर सप्लाई बाधित रहेगी और इसके चलते निगम प्रशासन ने एक अलग व्यवस्था की है। वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए 2 दिन तक टैंकरों के माध्यम से जहां जरूरत है पानी की वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। तो राजधानी में आज भी बिजली गुल रहेगी। जी हां, एक तरफ पानी का संकट तो है ही, दूसरी तरफ बिजली भी गुल रहने वाली है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली गुल रहेगी। बिजली कंपनियां मेंटेनेंस का काम कर रही हैं और इसके चलते भोपाल के 8 से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर बिजली की सप्लाई आज नहीं हो पाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली की सप्लाई नहीं होगी। हालांकि ये भी देखा जाता है कि ठंडे के मौसम में ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है लोगों को। थोड़ी बहुत जरूर परेशानी उठानी पड़ती है। खबर भोपाल से है। तकरीबन 8 से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर बिजली प्रभावित रहेगी, बिजली गुल रहेगी और 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई नहीं हो पाएगी। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वासु भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वासु, एक तरफ पानी की उपलब्धता नहीं हो पाएगी 2 दिन तक और दूसरी तरफ आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली की सप्लाई भी नहीं होना है। यानी कि कुल मिलाकर भोपाल की कई कॉलोनियां कई सारी समस्याओं से ग्रसित रहने वाली हैं आज। अब बिल्कुल रीनू, देखिए मेंटेनेंस कार्य के चलते आज राजधानी वासियों को कुछ हद तक बिजली और पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसको लेकर अगर हम पहले पानी की बात कर ले तो नगर निगम की जो मनुआभान टेकरी जो क्षेत्र है, जो पाइपलाइंस है, उनमें सुधार का कार्य चल रहा है और जिसके चलते आसपास के लगभग 2 दर्जन इलाकों में आज पानी की सप्लाई जो है वो बाधित रहने वाली है और करीब 1 से 2 दिन तक ये पूरा मेंटेनेंस का काम चलेगा। हालांकि अब भोपाल में मल्टीपल सोर्सेस हैं पानी सप्लाई के। नर्मदा लाइन से भी पानी का सप्लाई होता है और इसके अलावा जहां पर पानी की सप्लाई बाधित होती है वहां पर नगर निगम के द्वारा टैंकरों की व्यवस्था कर दी जाती है। टैंकरों के जरिए लोगों को पानी जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है और यही वजह है कि नगर निगम की ओर से पहले ही लोगों को इस बात की हिदायत दे दी गई है कि अपनी तमाम जरूरत का पानी अगर उपलब्ध है तो स्टोर करके भी रख लें और थोड़ा सा पानी बचाकर भी चलें ताकि किसी भी तरीके की पानी की कमी से या किल्लत से लोगों को ना जूझना पड़े। और वैकल्पिक तौर पर टैंकरों के माध्यम से जो है इन इलाकों में लगातार पानी की सप्लाई होती रहेगी। इसके अलावा नगर निगम के जो हेल्पलाइन नंबर हैं, अगर लोगों को परेशानी आती है तो उस पर फोन करके सूचित भी किया जा सकता है। और अब तो नगर निगम में जनप्रतिनिधि भी आ गए हैं, पार्षद भी आ गए हैं। तो इन इलाकों के जो लोग हैं अगर इन्हें किसी भी तरह की परेशानी होती है तो ये जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने लोगों की मदद करवाएं टैंकरों से या फिर अन्य स्रोतों से जल वहां पे पानी जो है वो उसकी उपलब्धता को, पेयजल को भी और रोजाना उपयोग का जो जल होता है उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित कराए। तो अब बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, जल्द ही मेंटेनेंस का कार्य भी पूरा हो जाएगा और इस दौरान वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो इंतजाम किए गए हैं उससे पानी की सप्लाई भी जारी रहने वाली है। बिल्कुल। साथ ही वास्तु एक सवाल ये भी है कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी और तकरीबन कितनी आबादी वाला ये क्षेत्र होने वाला है? बिल्कुल, देखिए घनी आबादी वाली ये इलाके हैं जहां पे मनुआभान टेकरी का जो पानी है, मनुआभान टेकरी जो वाटर रिसोर्सेस है और जो पाइपलाइंस है उनकी उससे जहां पर पानी की सप्लाई होती है, ऐसे करीब 2 दर्जन इलाके हैं और लाखों की संख्या में यहां पर लोग रहते हैं जो कि अब पानी की सप्लाई ना होने की वजह से 2 दिनों तक कुछ हद तक परेशान जरूर रहेंगे। लेकिन वैकल्पिक तौर पर जो इंतजाम किए गए हैं उससे लोगों को जरूर वहां पे पानी मिल जाएगा। और जो जनप्रतिनिधि है, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो
लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे। पहले ही इन अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बता दिया गया है कि लोगों से सतत संपर्क में रहें। अगर किसी भी तरीके की कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो तुरंत सूचित करके वहां पे पानी के समुचित इंतजाम करने का काम जो है वो कराया जाए। तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जिस तरह से पहले ही अनेक माध्यमों के जरिए लोगों को ये बताया गया है कि पानी की सप्लाई मरम्मत के कार्य के चलते बाधित रहने वाली जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पानी की सप्लाई तो परेशानी खड़ी करेगी ही। और साथ ही अब देखा जा रहा है कि आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली गुल रहने वाली है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। वासु, कौन कौन सी कॉलोनियां हैं जो कि इसके अंतर्गत आएंगी? देखिए, एक बड़ा इलाका भोपाल की अगर बात करें हम तो करीब 2 दर्जन ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर आज बिजली की जो सप्लाई है वो प्रभावित रहेगी मेंटेनेंस का कार्य के चलते। और लगातार जो लाइन्स है वहां पे सुधार कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये पूरी जो बिजली की सप्लाई वो मेंटेनेंस के चलते बंद रहेगी। अगर इलाकों की यहाँ पर बात की जाए तो SRG संपदा फेज 1, लक्ष्मीपति विद्यापीठ, शिविका इनक्लेव, विनायक परिसर, जानकी नगर, सुरेंद्र स्टेट, IDB रायसेना और आसपास के कुछ और ऐसे इलाके हैं जहां पर आज बिजली की जो मेंटेनेंस का कार्य चलेगा। हालांकि 10 से 2 बजे तक, यानी कि सिर्फ 2 घंटे के लिए जो बिजली सप्लाई है वो बाधित रहेगी। और जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी कि ठंड का सीजन है, बहुत ज्यादा लोगों को बिजली का उपयोग नहीं होता है और इस दौरान लगभग लोग अपने ऑफिस के लिए या अपने कार्य क्षेत्र के लिए घरों से मूव भी कर जाते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर तो परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल 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 वासु, 10 से 2 यानी कि 4 घंटे तक लोगों को थोड़ा परेशान होना पड़ेगा और उसके बाद बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे इलेक्शन की। कांकेर से खबर है जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार करेंगे। अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस झोंकेगी पूरी ताकत। सीएम कोरर और लखनपुरी में सभा को संबोधित करने वाले हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे आ जाएंगे। दोनों ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने दावे कर रखे हैं क्योंकि प्रत्याशी जीत दर्ज कराएंगे। अभी 8 तारीख को पता चलेगा कि जनता किसे चुनती है। आप देखिए कि कांग्रेस से स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ कई सारे दाग लगे हैं ब्रह्मानंद नेताम जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में है और वो भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। 5 दिसंबर को मतदान होना है और 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। हाँ, आगे निकल रहे हैं। तो देखिए, प्रचार प्रसार की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो आपने देखा कि सीएम पूरी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े चेहरे और बीजेपी के बड़े चेहरे चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, कांकेर से संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनावी शोर थमने वाला है और उसके बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही रह जाएगा। जी देखिए, आज से भानु प्रतापपुर का जो संग्राम है उपचुनाव का, वो आज 3 बजे के बाद थम जाएगा क्योंकि दोनों ही जो प्रमुख दल है भाजपा और कांग्रेस, उसके स्टार प्रचारक आज जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा में अपनी चुनावी सभा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कोरर और लखनपुरी में जो है अपनी आम सभाएं करेंगे और अपने प्रत्याशी सावित्री मंडावी के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं जो है पूर्व सीएम रमन सिंह जो है अपने कैंडिडेट जो है ब्रह्मा नेताम, उनके लिए जो है संबलपुर और चरामा में जो है सभा करके उनके लिए वोट की अपील करेंगे। हालांकि भाजपा के जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम है, उन पर दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद जो है भाजपा को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और प्रचार प्रसार में दिक्कतें आई, तो उसको भुनाने का जो है कांग्रेस ने काफी प्रयास किया है। लेकिन फिर भी भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं या भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने ब्रह्मानंद नेताम के लिए चुनावी प्रचार प्रसार में कोई भी कमी नहीं दी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है सत्ताधारी दल है, तो उसने पूरा दमखम जो है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में लगा दिया है। इस उपचुनाव में जो है 7 प्रत्याशी जो है खड़े हुए हैं और आज जो है 3 बजे के बाद जो है चुनावी प्रचार प्रसार 7 प्रत्याशी के लिए
थम जाएगी और जो 5 तारीख को मतदान होगा, 5 तारीख को जब जनता जो है मतदान करेगी, 8 तारीख को मतगणना होगा, तो मतगणना के दिन जनता का जब चुनावी किसको जिताकर जनता लाती है ये पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए देखा गया कि कांग्रेस का अच्छा खासा प्रदर्शन उसमें रहा है खेम नारायण, और अब ये भी समझा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक साख का सवाल बना हुआ है, साख इसमें जुड़ी हुई है। बीजेपी को थोड़ा नुकसान होने की संभावना बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठे, आरोप लगे हैं, तमाम दाग लगे हैं ब्रह्मानंद नेताम पर, और लेकिन वो भी चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही देश की प्रमुख दलें हैं, कांग्रेस और भाजपा। तो भाजपा भी अपना साख बचाना चाहती है, कांग्रेस तो सत्ताधारी दल है और उसकी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में है, तो वो तो चुनाव हारना चाहेगी ही नहीं। लेकिन भाजपा जो है इस चुनाव को जीतकर अपनी वापसी जो है जनता में अपना विश्वास जताने की कोशिश करेगी। हालांकि उस ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर दुष्कर्म के आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन भाजपा जो है इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा दी है और अपने स्टार प्रचारकों और बड़े नेताओं को ला लाकर सभाएं करा रही है और अपने जीत के दावे भी कर रही है। जी बिल्कुल। बीजेपी पूरा समर्थन ब्रह्मानंद नेताम को कर रही है। लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जबरदस्ती उनके प्रत्याशी पर दाग लगा रही है। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे भोपाल से अहम खबर का। गैस त्रासदी की आज 38वीं बरसी है। आप ये देखिए कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होने वाला है आज, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। बरकतुल्लाह भवन सेंट्रल लाइब्रेरी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो गैस त्रासदी की 38वीं बरसी आज एक बार फिर से सबके जो जख्म है वो हरे हो जाएंगे, और आज एक बार फिर से सभी को वो मंजर याद आएगा जब 2 और 3 दिसंबर की रात एक बड़ी आबादी परेशान होकर भागी थी और अपने बच्चे, बुजुर्ग, घर के न जाने कितने सदस्यों को खो दिया था। भोपाल गैस त्रासदी। दुनिया की इस बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के 38 साल बीत गए, लेकिन गैस पीड़ितों की हक की लड़ाई जारी है। इन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। 1984 में यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और देखते ही देखते हजारों लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, जो बच गए वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तारीख 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात, साल 1984। ये वो साल है जिसे भोपाल का कोई भी शख्स नहीं भूलता। ये वो तारीख है जो खौफनाक मंजर की याद दिला देती है। दो और 3 दिसंबर की रात इतनी लंबी हो गई थी कि एक बार के लोगों को यह यकीन होने लगा था कि अब सुबह नहीं होगी। लेकिन सुबह हुई तब दुनिया ने जान लिया भोपाल शमशान जैसा हो गया है। रात की चीखें सिसकियों में तब्दील जरूर हो गई थीं, लेकिन शहर का हर इंसान अंदर से टूट चुका था। इस कदर कि वो टूटन 38 साल के बाद भी कराहने को मजबूर कर देती है। यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। जहरीली गैस के गुबार ने न मजहब देखा, न जात, न उम्र ही देखी। जो इसकी जद में आया उसे मौत मिली। अस्पतालों का मंजर यह था कि मरीज कम नहीं हो रहे थे। धरती का भगवान भी दवा छोड़ दुआ पर एक बार की भरोसा करने लगा था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यूनियन कार्बाइड, और ये वही यूनियन कार्बाइड है जहां पर 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात सैकड़ों लोग हैं वो यहां से निकली जहरीली गैस का शिकार हो गए थे। आज भी उन लोगों के जो परिजन हैं उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है, ना दवाएं मिली हैं, ना इलाज मिला है, और आज भी वो दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि
वो अपने न्याय के लिए 38 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बात करें तो राजनीतिक दलों को उनकी यादें आती हैं चुनावी सीजन में, मगर उसके बाद सब भूल जाते हैं। MIC गैस ने भोपाल के लोगों की जिंदगी बदल दी। इतनी की हवा, पानी, पेड़ पौधे सब प्रभावित हो गए। जहर का असर इतना कि सालों बीतने पर भी लोग गंभीर बीमारियों का दंश झेलने के लिए मजबूर हैं। ये सब कुछ हुआ, लेकिन मौत बांटने वाले यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन का कुछ नहीं बिगड़ा। वो बड़े आराम से देश छोड़कर निकल गया। लोग इंसाफ की गुहार तब भी लगा रहे थे और आज भी लगा रहे हैं। भीषण तबाही के बाद इंसाफ की जंग अब भी जारी है। गैस पीड़ित मुआवजे जैसी मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के जख्म आज भी हरे हैं। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, भोपाल। तो वहीं भोपाल से खबर है, जहां MP में अंतिम पड़ाव पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। सुबह 6 बजे आगरमालवा के महूदिया से शुरू हुई यात्रा सुबह 10 बजे अंकली में होगा यात्रा का मॉर्निंग ब्रेक। दोपहर 3:30 बजे जैन मंदिर सुनसेर से यात्रा दोबारा शुरू होगी और शाम 6:30 बजे मंगेशपुर चौराला में होगा रात्रि विश्राम। यात्रा का विश्राम होगा लालखेड़ी में। रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। तो आज अंतिम पड़ाव पर भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुबह शाम 6:30 बजे मंगेशपुर चौराला में यात्रा रुकेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज आगरमालवा जिले में आज दूसरे दिन पहुंच चुकी है। यह यात्रा का आज मध्य प्रदेश में आज लगभग अंतिम पड़ाव पर है। कल यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इस समय उनके साथ में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ चल रहे हैं और इसके बाद अब यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। बड़ी संख्या में कांग्रेसी उनके साथ में यहाँ पर चल रहे हैं और काफी आगरमालवा जिले में अच्छा उनको समर्थन मिल रहा है। आगरमालवा से रंजीत सेठी, न्यूज़ 18। तो भोपाल के केरवा डैम के पास धारा 144 लगा दी गई है। बीते 10 सालों में 12 लोगों की जान जा चुकी है। केरवा डैम पहले टूरिस्ट स्पॉट था। लगातार यहां पर हादसों के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। प्रतिबंधित एरिया होने के बाद भी यहां पर लोग जा रहे थे और यही कारण है कि यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। बीते 10 सालों में 12 लोगों की यहां पर जान जा चुकी है। तो खबर भोपाल से, जहां पर केरवा डैम के पास धारा 144 लागू। बीते 10 सालों में 12 लोगों की जान जा चुकी है और यही घटनाक्रम देखते हुए केरवा डैम पहले टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन अब इसे बंद किया गया है। जिला प्रशासन का फैसला। प्रतिबंधित एरिया होने के बावजूद यहां पर लोग जाते हैं, यहां पर समय बिताते हैं और कई बार हादसों का शिकार होते हैं। धमतरी से खबर है, जहां पर दंतैल हाथियों का उत्पात, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं हाथी। डुबान इलाके के 12 गांवों को किया गया अलर्ट। वन विभाग ने लोगों को किया सावधान। आप ये देखिए कि हाथियों की जो मौजूदगी है वो लगातार कई ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ देखी जा रही है और फसलों को नुकसान होता ही है। साथ ही साथ हमले भी हो रहे हैं लोगों पर और इससे कई लोगों की जान भी अभी तक जा चुकी है। वन विभाग निगरानी बनाए हुए मुनादी करवा देता है, लेकिन फिर भी हाथियों को जंगल की तरफ ले जाने में असमर्थ साबित होता है। दंतैल हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है इलाके में। खबर बिलासपुर से है। कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई। गश्त कर रही पुलिस ने बुझाई आग। समय रहते आग पर पाया गया काबू। ट्रक में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ट्रक में आग कैसे लगी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। कोयले से ये पूरा ट्रक भरा हुआ था। गश्त कर रही पुलिस ने आग को बुझाया। समय रहते आग को बुझा लिया गया। ट्रक में आग लगने के कारण अज्ञात है। देखिए तस्वीरें भी आई हैं, देर रात की तस्वीरें जब आग लगी थी और तुरंत इसे बुझाने की कोशिश की गई। गश्त टीम, पुलिस की गश्त टीम मौके पर पहुंची और आग को तुरंत बुझाया गया। तो इसके पहले कि कोई बहुत बड़ा हादसा होता, आग को बुझा लिया गया। गनीमत रही कि मौके पर पुलिस पहुंच गई थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक में कोयला लोड था और इसमें आग लग गई। आग कैसे लगी जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। बुरहानपुर में एक वर्कशॉप में देर रात आग लग गई। शाहपुर रोड देर रात गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने आग की लपटें देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फिर आग पर काबू पाया गया। आग में मोटरसाइकिल, मशीनरी और कागजात जलकर खाक हो गए।
तो देखिए तस्वीरें, बुरहानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर वर्कशॉप में आग लग गई। गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने देखा, तुरंत आग बुझाने के प्रयास किए गए, दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग लगने का कारण यहां भी अज्ञात है, जानकारी नहीं कि आखिरकार आग कैसे लगी। अच्छी बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई है और वक्त रहते आग को बुझा लिया गया। हालांकि कुछ नुकसान जरूर हुआ है। दमकल ने आग पर काबू पाया, उसके पहले काफी सामान जल चुका था। तो वहीं भोपाल में सर्द हवाओं ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। रात में पारा गिरा, सुबह शाम छाई रही धुंध। बीते 24 घंटे में न्यूनतम पारा 11.1 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से करीब 1 डिग्री कम है। वहीं दिन का पारा 27.9 डिग्री दर्ज हुआ है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बना रहेगा। तो देखिए चारों तरफ धुंध छाई हुई है। ठिठुरन भरी ठंड अब लोगों को महसूस हो रही है। खासतौर पर शाम और रात का पारा काफी नीचे हो जाता है। 10 डिग्री से भी कम तापमान दर्ज किया जा रहा है। दिन का तापमान 27 डिग्री के आसपास नोट किया गया है। और अब बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां सर्द हवाओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो वहीं घने कोहरे के चलते आज सुबह से ही सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। अब आप ये देखिए कि टीकमगढ़ के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। अन्य जिलों की अपेक्षा यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है। पारे में गिरावट भी ज्यादा देखी जा रही है। धुंध ऐसी है कि गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही हैं। यहाँ तक कि रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और अब बात करेंगे तनु कुर्रे मर्डर केस में बड़े खुलासे की। जी हां, तनु कुर्रे मामले में एक और गिरफ्तारी कर ली गई है। सूरज अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सचिन अग्रवाल के बाद सूरज अग्रवाल की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। आरोपी सचिन अग्रवाल ने कार में गोली मारी थी। गोली मारने के बाद शव को जला दिया गया था। पुलिस ने बरामद किया पिस्टल और जिंदा कारतूस। हत्या में इस्तेमाल कार अब तक नहीं बरामद हुई है। बलांगीर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। तो एक आरोपी पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से पिस्टल भी जब्त कर ली गई है जिससे गोली मारी गई थी। जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सूरज अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार और इसके पहले सचिन अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया था। ओडिशा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बलांगीर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जी हां, एक बार फिर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया।